हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजा निर्बंसिया कहानी। राजा निर्बंसिया कहानी कमलेश्वर के द्वारा रचित कहानी है। निर्बंसिया शब्द का अर्थ होता है संतान नहीं होने पर जिसका वंश आगे ना चले। तो ये कहानी हम देखेंगे, इसमें दो कहानियाँ एक प्राचीनता को लेकर के और एक आधुनिकता को लेकर लिखी हुई है। दो कहानियाँ साथ साथ चलेंगी, लेकिन फिर भी हम पुराने और आधुनिक दोनों कहानियों के बीच में हमें आनंद की अनुभूति ही होगी, हम बोरियत महसूस नहीं होंगे। तो देखें ना राजा निर्बंसिया कहानी को। यह कहानी लोक कथात्मक शैली पर आधारित है। राजा निर्बंसिया कहानी कमलेश्वर की बहुचर्चित कहानी है। राजा निर्बंसिया कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। राजा निर्बंसिया कहानी में एक ही समय में पुराने तथा आधुनिक युग की दो कहानियां एक साथ चलती हैं। प्रथम कहानी लोक कहानी है जो आम आदमी राजा और रानी की कहानी है। संपूर्ण कहानी आधुनिक नायक जगपति और चंदा की व्यथा का वर्णन करती है। यानी इसमें नायक है जगपति और नायिका जगपति की पत्नी का नाम है चंदा। कहानी के पात्र हैं जगपति जो चंदा के पति हैं, चंदा है जगपति की पत्नी, दयाराम है जगपति के रिश्तेदार जो उनके दूर के रिश्ते में भाई लगते हैं, और बचन सिंह है गांव के अस्पताल के कंपाउंडर। राजा निर्बंसिया और रानी ये दो मुख्य पात्र हैं। दो राजा निर्बंसिया और रानी जो एक माँ कहानी सुना रही है वो पात्र हैं, और भटियारिन है राजा निर्बंसिया की रानी ही भटियारिन बनकर राजा निर्बंसिया से मिलती है, और लेखक का नाम है कमलेश्वर। तो अब हम शुरू करते हैं कहानी। तो कहानी सुने। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही चार पांच बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। यानी माँ कहानी सुनाती थी और बच्चे फूल हाथ में लेकर कहानी सुनते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता। उसी चौक पर मिट्टी के 6 गोरे रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी पांचों नीचे दबी पूजा को ग्रहण करती। यानी मिट्टी की गौरें बनाई जाती, जिनमें से एक पर तो पूरा श्रृंगार किया जाता और बाकी जो 5 गौरें होती थी वो केवल मिट्टी की बनी होती थी। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, यानी जो कलश है वो रखा रहता, जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह है कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर थी, जो राजा को बहुत प्यारी थी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। तो इस प्रकार से माँ की कहानी होती। अब ये आधुनिक जो कहानी जगपति और चंदा की है वो साथ में शुरू है, तो सुने। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था जिसका नाम था राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी, यानी बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर हो गया। मुहर्रिर शब्द का अर्थ होता है मुंशी, लिखने वाला। तो वकील के यहाँ मुंशी बन गया था जगपति। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के एक गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भंवर पड़ेगी, यानी 7वां फेरा होगा, तब जब पहली विदा की सायत होगी और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। सायत ये नहीं होता है शुभ मुहूर्त, कि जब शुभ मुहूर्त आएगा तभी लड़की को ससुराल भेजा जाएगा। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे, यानी घर की जो परंपरा थी वो तो चली आ रही थी। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूनी कैसी भी लड़की हो, पर वह लड़की अब इस घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलैयां लेकर घर के सब चाबियां उसे सौंप दी, गृहस्थी का ढंग बार भी समझा दिया।
जगपति की माँ न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरियाँ दूसरों के घरों के आंगन में बीतने लगी, यानी सास इधर उधर घूमकर अपना समय बिताने लगी। पर सांस का रोग था उन्हें, सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को, यानी जगपति की पत्नी को, अपने पास बुलाकर समझाया, बेटा, जगपति बड़े लाड़ प्यार से पाला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हठ को पूरा करती रही हूँ। अब तुम इसका ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया। तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना, नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दे। अब बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति के कोई संतान हो। 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में उस संतान को नहीं खिला पाई और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था कि यही यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट वो पहचानने लग गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए। अब माँ फिर से कहानी वो आगे बढ़ रही है। एक रोज राजा आखेट को गए। आखेट यानी शिकार पर गए। माँ सुनाती थी, राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफा जब गए तो 7वां दिन भी निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी ने एक मंत्री को साथ लेकर उसकी खोज में रानी निकल पड़ी। और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। अब वापस पुनः आधुनिक कहानी जगपति और चंदा की शुरू हो रही है। जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। जगपति कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी। मुखबिर कौन होता है? जो जासूस होता है। कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है, यानी भर दिया। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता था। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिघी बंद गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोककर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई, यानी आवाज लगाई, ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे तड़ तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति के जांग को पार करती हुई निकल गई। दूसरी उसकी जांग के ऊपर कुल्हे में समाकर रह गई। चंदा रोती कलपती और मनौतियां मानती। जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में थे। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदार के लिए भी कोठरियां बनी हुई थी। उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस दूर पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं, जांघ की हड्डी चटक गई थी और कुल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था। कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल करते रहते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक वो संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें ही मिली थी। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक और एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज।
उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या फिर गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग आते। छठे छह माह से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं हो। यानी औरतें बहुत कम आती हॉस्पिटल में। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक नहीं मिलती। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने के लिए आया था कंपाउंडर। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए वो खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कराह उठा। चंदा के मुख से भी चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख से धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज को दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार की मछली सा तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चूकर गिर पड़ा। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया हो। आहों कराहों, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा वह दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन में जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, चल रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। यानी वो उसको चुप करने की कोशिश कर रहा है, पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद उसकी अपनी बातों से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रस्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठता से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहता तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा से घेरे रहती और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा हाथ पर पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ से इशारा करके बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कुल्ले का घाव कुछ दिन जरूर लेगा। अच्छी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी है कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी चंदा ने पूछा, तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? बच्चन सिंह ने कहा, आ तो सकती है, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उनमें। अब चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ सो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाइएगा तो आते अवाते महीनों लग जाएंगे। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा, ताकत की दवाइयों की बड़ी जरूरत है उन्हें। अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति के खाट से लगकर बैठ गई। यानी चंदा वापस अपने पति के पास आई और उसकी चारपाई से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पैरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। जगपति ने अनमने स्वर में कहा, क्या कह रहे थे? कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की? तुम तो, जगपति कहता, देखा जाएगा। तो चंदा कहती है, कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूंगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन ही क्यों नहीं लग जाएं। चंदा कहती है, इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। कहते कहते वह रुक गई कि
जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा। और तीसरे रोज जगपति के सिराह ने कई ताकत की दवाइयां रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी हुई थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो और सबसे ऊपर सहायता करने वाली की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह नहीं पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो तुम खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसीलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिल मिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। चंदा ने क्या कहा कि ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई है। जगपति कहता है, मुझसे पूछा तक नहीं? और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रौ में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे जाता है, यानी उसके पास इतने पैसे तो हैं नहीं और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई, तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चली गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले, पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई, यानी उसे लगा कि मुझे अपने कड़े दे देने चाहिए, बेवजह बच्चन सिंह का एहसान नहीं लेना चाहिए। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरे में ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोने के अंधेरों को और भी अधिक घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल के परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती ही चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप, यानी उसे खुद को लग रहा है कि मैं कहाँ धकेली जा रही हूँ। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई, यानी बच्चन सिंह सारा कुछ समझ गया था और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर कह दिया, चंदा। वह आवाज इतनी बेआवाज थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था, उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज दूर मैदान के छो तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी, तो वापस क्यों लिए जा रही थी? चंदा चुप। 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस नहीं होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसी की कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर।
कालिख बुरी तरह बढ़ गई थी, यानी अंधेरा गहरा हो गया और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, कुछ छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते-जलते एक बार भभका था, उसमें तेल नहीं रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजसता, पीड़ा थी और निरीहता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक भी थी। उधर वो कहानी राजा रानी की फिर माँ की बता रहे हैं कि रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी, तो देखा राजा तो महल में ही उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को नहीं रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात शूल सी गड़ती रहती कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। फिर से ये आधुनिक कहानी शुरू। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उनका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा, उसे ठीक ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहे हैं, तो कुछ तो मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा, यानी इसका गांव भी कहाँ है, मैनपुरी ही है जगपति का। पर दूसरे क्षण उसका दिल एकथ भारीपन से भर गया। एकथ यानी जो कहा नहीं जा सके। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बींध सकते थे। यानी उसे लग रहा था कि शायद ये गलत हो रहा है। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस बना बदल योगी के रूप में घूमने लगा। यानी उसके मन में जो संदेह था, जो बुरा संदेह है, फिर वो एक योगी के रूप में यानी अच्छे के रूप में घूमने लगा। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई, तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक गई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झड़ना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर वो राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फींक रही थी, जिसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी। यानी जिसके दराजदार यानी कि ड्रॉर टाइप में, अर्थात जिसमें से रोशनी बाहर निकलती रहे, तो उसके घर में से रोशनी दिखाई दे रही थी। और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया ने ढीली ढाली टूटी सी खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मंदिम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मीजान लगाने में मशगूल थे। खसरा खतौनी वो होता है जिसमें वो बही खाता जिसमें खेत संबंधी बातें लिखी हुई हो। मीजान यानी होता है तराजू। जब जगपति के घर का दरवाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए। कुलमा भी आई है। कुलमा यानी होता है मैली, बेकार स्त्री के बारे में कहा जाता है कुलमा। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँप कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी, भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। तब चंदा ने कहा, तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया। चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी थी जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश हो गए। बिना एक बात किए दोनों अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग्य से कह रहा था, राजा
निर्वंशिया अस्पताल से आ गए। यानी उसको चुभ रहा था कि इसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा, बिना वंश वाला है यह। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद नहीं आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया, पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां, जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सिहर उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो, उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी शिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खोल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने, भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम, बर्बर। यानी वो मन में सोचे जा रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, कभी कुछ सोच रहा है। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बार की चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिघी बंद जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। चंदा की नर्म सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा, यानी जो बिस्तर है, खटिया है, उसका सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा उसे ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल ही के जन्मे बच्चे के गबुआरे बालों की सी महक, गबुआरे यानी होता है गर्भ के बाल, दूध की कचाइंद, कचाइंद यानी बिजली की सी चमक, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नर्म नर्म से रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्द्वंद्व सोए हुए पलक, और उसकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियां, बरौनियां यानी होती है कि आंखों की पलकें, और सांसों से घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले ओठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक, यानी वो उसकी सुंदरता का बखान कर रहा है। उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने अपनी हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा हो। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी अंगुलियों से टकरा गई। वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे, और तब उसके सामने एक सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज करा रही थी। वे सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था कि ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दे दिए थे। पर उसका गला बुरी तरह सूख गया, जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठा दे, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी, रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ। उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर वापस उस पर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है। वह एक सींग का बना ढांचा रह गया है, नितांत हल्का, तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके के जैसा।
उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी तो छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे, उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले। फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही उघाड़ कर ढांपेगा। यानी वो सोच रहा है कि ये मुझे कैसे बता पाएगी कि उसने कड़े नहीं बेचे थे। और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टौ में घूमता रहता। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर। क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा। और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज़ खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक एक पैसे की मसाले की पुड़िया बंधवाकर 11 मर्तबा पैसे का हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार कर मिन्नतें करते सौदा करके घर लाते हैं। अर्थात एक एक पैसे का ये बहुत महत्व रखते हैं। गली में कोई खोंचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बंधवाते हैं। भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारियों को किफायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांगकर वह उनकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में ही, यानी बाहर का जो बरामदा होता है, एक साइकिल खड़ी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी वह आगंतुक की कल्पना नहीं कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था और उसके बाद में एक चंदा का स्वर आया। अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और। अपनी आँख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भई, कमज़ोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख़्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएँगे। कोई पुरुष स्वर था यह। जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए इसमें क्या हर्ज है। पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न की आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी, अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बच्चन सिंह? अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन? कहता जगपति। कौन? बच्चन सिंह? अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन? कहता जगपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं? जगपति ने पूछा। क्यों, क्या हुआ? कैसे आदमी होते हैं? इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते घुसकर बैठ सकते हो? तुम तो उल्टे पैरों लौट आओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से उसे ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है, फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब है जिसे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा। यानी जगपति कह रहा है कि वो कुछ देगा ना तो हमसे कुछ वापस ले भी लेगा। और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बच्चन सिंह के साथ वह जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है। बेकार यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं। वह भूखों नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है जो कुछ मांगता
जानता है कुछ, और वह सोचता यह कुछ क्या है, सुख? शायद हाँ, शायद नहीं, वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभाव में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं, उसने धन के लिए अपने को खपाया है। यानी वो सोच रहा है कि यहाँ ये किस लिए आता है और ये बच्चन सिंह क्या चाहता है, और उसके मन में बस यही असमंजस की स्थितियाँ चल रही हैं। पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है। जगपति सोच रहा है मेरे मन में आखिर क्या ऐसा क्या नासूर बन गया है और जो मेरे से उपचार मांग रहा है। शायद वो काम है। हाँ, यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सुना न छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख हो, अरक्षा हो या सुरक्षा हो, शोषण हो या पोषण हो। उसे तो सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए उसे कुछ चाहिए, यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण की ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई, बोर्ड तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा लेता था। यानी जो इस कारोबार वाले आदमी थे उनसे वहां लकड़ियां गिरवा लेता था। गांठें एक और रख दी गई, चेलों का चट्टा करीने से लगा दिया गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए, यानी लकड़ियों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल का काम चालू कर दिया गया। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीदकर कटाने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने के लिए नई मशीनें लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी काम में लग जाएगा, और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब चौबीसों घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है, और वह अब कामदार बन गया है। यह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का हुआ देखता, तो एक निरीहता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है, फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेशे रेशे अलग हो जाएंगे, और तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तोलकर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर यानी अपने पर यानी होता है पंख फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गडरेदार तना, गडरेदार यानी होता है तानकर लंबा किया हुआ, खींचकर लंबा किया हुआ, और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निसहाय कांपती भार ही नीम की पत्तियों की चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती, और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एकरस खरखराती आवाज कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजरकर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता, और सूअर कीचड़ में मुंह मारकर उस कूड़े को रौंदते रहते। यानी वहाँ की स्थिति का वर्णन किया गया है कि टाल के सामने कैसे कैसे वातावरण है। दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती, तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की कील पर टांग देता, और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता हुआ दिखाई पड़ता।
गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता और जगपति के सामने जब वह आकार खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। एक आध बिक्री की बातें होती और तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी साथ ही लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खाना खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है और तरकारी का क्या स्वाद भी नहीं मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह, क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी नहीं मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। या सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा है कि। या इन्हें कागज सी पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई है और फिर मन ही नहीं करता। पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म नहीं हुई तो भी एक चमचा दाल और परोस दी। और जगपति सिर झुकाए खाता रहता, सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले ये कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वह अपने को समझा लेती, कोई मेहमान तो है नहीं, मांग सकते थे, भूख ही नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने के लिए चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटकन और ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी, पर जब सभी नसें चटकती हो तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाहें ताड़ के उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिराहने कंटीला बबूल का एकाकी पेड़ सुन्न सा खड़ा रहता। जिस कब्र पर एक परदानशीन यानी पर्दे में आवृत औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लगाती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास ही चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते ही फिर आती, एक दिया बारती, अगरबत्ती जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लो कांपती, कभी कांप पर बुझ भी जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे थके उदास से और फिर तेज सदे और सामान्य से। और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साए साए करते ऊंचे नीचे मैदान में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकलकर निपट अकेली भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साये तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट में भींचकर कंबल से मुंह छिपाकर औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते, तब जगपति कंबल लपेटे घर की ओर चला जाता। अब वो राजा वाली स्टोरी फिर बता रहे हैं। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, माँ सुनाया करती थी। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है। न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपद टूट पड़ेगी। राजा को इतना दुख हुआ कि वह उल्टे पैरों महल में लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी के घर को नाज से भर दे और सब राजसी वस्त्र उसने उतार दिए। राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी होने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वे जाकर टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उन्हीं के साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़कर महल में लौट आई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राज भर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर फैली थी।
और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मेह की तरह यह खबर बरस कर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। यानी इधर अब चंदा की वापस से स्टोरी शुरू हो रही है। सारे गांव में ये खबर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिरती सुरई रुक गई। मुंशी जी ने अपना मिजान लगाना छोड़कर विस्फारित नेत्रों से ताक कर खबर सुनी। बंसी गिराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच डोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़ कर रोक कर सुना। और हंसराज पंजाबी ने अपने नील लगी मलगूजी कमीज की आस्तीन चढ़ाते हुए सुना। और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया, आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा सिवा मुस्टंडे कंपाउंडर के। न जाने कहाँ से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तक नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गई। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही के दिन थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा, न ठेके की लकड़ियां चिरवाई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी उंगलियां चटकाई, मुट्ठी बांधकर बाह का जोर देखा तो नसें तनी और बाह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, फिर गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल होठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की हिकारत भरी कालिख और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुक जाएगी, घुट जाएगी। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चोरों की तरह निशब्द कदमों से किसी तरह अपने घर की भीतरी देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर की रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी, यानी वो जो पहले लालटेन होती थी, चिमनी जिसको कहते हैं, वो जग रही थी। और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते वहीं सो गई। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किया था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारीत्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी, उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख, जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताज़ा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमई रेखाएं पड़ गई हो पर भीगने से भारीपन आ गया हो, यानी उसका चेहरा सूजा हुआ था। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लग रहा था, एड़ियां भरी सूजी सी और नाखूनों के पास अजब सा रूखापन था। जगपति का दिल एक बार मसोस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झांक कर कहे, देवलोक से किस शापवश निर्वासित हो तुम, इधर आ गई चंदा। यह शाप तो अमिट था, यानी मैं इसका सारा कलुष जो पाप है वो उससे दूर कर देता हूँ। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वहीं कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिकाकर बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी एक स्वर है। अर्थात उसे आभास हो रहा है कि यहाँ वो ही कंपाउंडर और चंदा आपस में बोल रहे हैं। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता जा रहा था। एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस, गति पर पथभ्रष्ट, शक्लें पर आकारहीन, यानी शक्ल लग रही थी लेकिन आकारहीन थी, गति थी लेकिन रास्ता भटकी हुई गति थी।
खाना खा लेते, चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने से उठ बैठा, जैसे कि तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा नहीं की थी। खाने तो बैठ गया, पर कोण नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था, बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला, तो ठीक है। चंदा का बांध टूट गया और वह वहीं घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फपक फपक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके होठ फड़के और क्रोध की ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वह फूट ही पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशरम, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था, जब जब मेरी लाश तले। तब तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगाता हुआ पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़कर कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिख में घुटता रहा। यानी उसने चंदा को जोर का थप्पड़ मारा। चंदा ने कहा कि तुमने ही मुझे बेच दिया है। दूसरे दिन चंदा घर छोड़कर अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उसी बिराने में, तालाब के बगल, कब्र, बबुल और ताड़ के पड़ोस में, पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह कहीं नहीं जा पाता। हिकारत भरी नजरें सहता, पर वहीं पड़ा रहता। काफी दिनों बाद जब नहीं रहा गया, तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नजदीक के गांव में लकड़ी कटाने के लिए चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा, जिसके न आंख है, न कान है, न मन है, न इच्छा है। वह उस बाग में पहुंच गया जहां खरीदे हुए पेड़ कटने थे। दो आरे वालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर कर का अबाध शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बन्ने और शकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी। ये बन्ना और शकुरा, ये दो पेड़ काटने के लिए आए हुए मजदूर हैं। और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ ही थर्रा जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए मुझे जो रुपए दिए थे, उसका ब्याज वो इधर से चूकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? शकुरे, बाग से लगे हुए डंडे पर से किसी ने आवाज लगाई, यानी कि दीवार से किसी ने आवाज लगाई। शकुरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगाई, कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर गाड़ी को लांग ला। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर डंडे पर आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। शकुरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर्त तो हो गया, यानी एक गाड़ी के लिए जितनी लकड़ी चाहिए थी उतनी तो हो गई, बल्कि डेढ़ का ही हो गया। अब इस पतरिया पेड़ को न छांट दे, यानी इस पतले वाले पेड़ को काट दे क्या? जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए शकुरे ने इशारा किया था। पेड़ की शाख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी से छोड़ दो। हरा होने से क्या, उखड़ तो गया ही है। न फूल है न फल है, अब कौन इसमें फल फूल आएंगे? 4 दिन में पत्ती भी झुर्रा जाएंगी। शकुरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज में कहा, जैसा ठीक समझो तुम। जगपति ने कहा और उठकर मेड़ मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने के लिए चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हो गई और शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बस्ती घंटियों के साथ निर्जीव सा आगे बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद, अब ये स्टोरी वापस पुरानी वाली राजा की है। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लादकर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह की कोशिश की, पर पहिया नहीं निकला। तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। सकट यानी होता है बुरे समय में जन्मा।
वहीं दो बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूदकर वहां पहुंचे और कहने लगे, हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करोगे। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर उसे छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते बताते आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे ही महल में ये बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुंचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी को इस बात से बहुत दुख हुआ। गाड़ियां जब टाल पर आकर लगी तो जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया। तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उनके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूले से तुम्हारे ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हो गए हैं चंदा के लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरे नजरों से मुंशी जी को ताका, पर वह उनके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों ही हैं। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है सब, बड़े बड़े हार गए। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात है जिसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देंगी, यानी वो उस पर तीखे बाण कस रहे हैं। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने? क्या? कहने को जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाक ही पूछ लिया। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, यानी चंदा दूसरे के साथ जा रही है। कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि वो मर जाए तो रास्ते खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बिठाने के लिए तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जान पड़ी थी। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे की शर्म लिहाज? अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा? हर तरफ तो कर्ज से दबा हुआ हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से। किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूं? कहते कहते वह अपने आप में ही खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुक आई तो जगपति के साथ मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे हुए उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चलता चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता था और न ही समझने। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी। कुलबोरन यानी होता है कुल मर्यादा को भंग करने वाला। उसने जरा नजर उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयां बैठक में जमा थी और चंदा की ही चर्चा छिड़ी हुई थी, पर वह चुपचाप वहां से निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बड़ोठे के अंधेरे में कुछ सूझ नहीं पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था। बेवा चाची का वह जहर बुझा तीर कि राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए और आज सत्यानाशी कुलबोरन और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, और उस रात की शिशु चंदा का लड़का हुआ है। वह कुछ और जनती, आदमी का बच्चा नहीं जनती। वह और कुछ भी जनती, कंकड़ पत्थर, वह नारी न बनती, बच्ची बनी रहती। उस रात का शिशु चंदा बनी रहती। पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को, पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। आखिर क्या? पर मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, या मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है, कायर। नहीं तो एक बार तो खबर ले लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता। पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा है।
तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे ही नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्द्वंद्व सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले, और फिर किसके लिए, कौन दिया जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो उसने बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज न मिलता तो ये सब कैसे चलता? काम, पेड़ कहाँ से कटते? और तब शकूरे के वह शब्द उसके कानों में गूंज गए, हरा होने से क्या, उखड़ तो गया ही है। वह स्वयं भी तो एक उगता हुआ पेड़ ही है, न फल का न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास नहीं कर पाया। चंदा को चाहता रहा, पर उसके दिल में चाहत नहीं जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा, पर खुद लेता रहा। और आज वह दूसरे के घर बैठ रही, उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है, जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट गई है। और वह किसी तरह टटोल टटोल कर भीतर घर में पहुंचा। ये फिर कहानी, प्राचीन कहानी राजा रानी वाली। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी कि अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी देवीय शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भर गया और उसमें से धार फूटी, जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास तो कोई देवीय शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बचन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। राजा ने दो बातें की, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया, जिससे राज भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर फैल जाए। जगपति ने भी मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम का और दूसरा कानून के नाम का। चंदा को उसने लिखा था, चंदा, मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत ही पहले मर चुका था। बच्चे को लेकर जरूर चली आना। दूसरा पत्र कानून को लिखा था, किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर है, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक नहीं जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर नहीं आ जाए। आग बच्चे से ही दिलवाई जाए, बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई, पर कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं बचा। तो ये कहानी है राजा निर्बंसिया की। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना।